हाँ, मैं समझ गया। मैं प्रदान किए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए मूल कहानी, उसके विस्तृत विश्लेषण और नई कहानी के लिए विकसित विचारों और रूपरेखा के आधार पर एक पूर्ण हिंदी कहानी लिखूंगा। मैं विशेष रूप से कहानी की लंबाई, भाषा, शैली और सामग्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा, जिसमें पात्रों की गहराई, आकर्षक कथानक और संतोषजनक समापन शामिल हैं। कहानी का परिवेश चीन में होगा, जैसा कि अनुरोध किया गया है। शंघाई की ऊंची अट्टालिकाओं के बीच, जहां भविष्य वर्तमान से हर पल होड़ लगाता प्रतीत होता था, ओरिएंटल टेक डायनेमिक्स का मुख्यालय एक आधुनिक शिवालय की तरह खड़ा था। इसी इमारत की 40वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम की ठंडी कृत्रिम रोशनी में लियांग वेई ने अपनी प्रस्तुति का अंतिम स्लाइड बदला। उसके सामने बैठे थे कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कोने में एक महंगी ओक की मेज के पीछे बैठी थी सू रुलान, कंपनी के संस्थापक श्री सू जियानमिन की इकलौती बेटी, जो हाल ही में विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी थी और अब कंपनी के नए इनोवेशन विंग का नेतृत्व कर रही थी। लियांग वेई बीजिंग के एक साधारण हुतोंग से आया, अपनी प्रतिभा और अथक परिश्रम के बल पर यहाँ तक पहुँचा था। उसकी आंखों में एक सपना था, तकनीक की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने का। लेकिन सू रुलान की उपस्थिति उसे हमेशा असहज कर देती थी। उसकी तीखी निगाहें और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा लियांग वेई के स्वाभिमान को चुनौती देती सी लगती थी। आपका ऑगमेंटेड रियलिटी इंटीग्रेशन का प्रस्ताव, सू रुलान की आवाज कमरे की चुप्पी को चीरती हुई गूंजी। उसकी आवाज में एक तरह की उपेक्षा थी। सैद्धांतिक रूप से दिलचस्प हो सकता है मिस्टर लियांग, लेकिन इसमें व्यवहारिकता की भारी कमी है। हमारे वर्तमान बाजार और उपभोक्ता व्यवहार के लिए ये बहुत जल्दबाजी होगी। उसने लियांग वेई के महीनों की मेहनत को कुछ ही शब्दों में खारिज कर दिया था। लियांग वेई का चेहरा तमतमा गया। उसने अपने विचारों को बड़े ही करीने से और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया था। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, यह उसका जुनून था। मैडम सू, उसने संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, यदि आप मुझे कुछ और समय दें, तो मैं इसके बाजार परीक्षण के प्रारंभिक परिणाम प्रस्तुत कर सकता हूँ। समय एक विलासिता है मिस्टर लियांग, सू रुलान ने उसे बीच में ही टोक दिया, और हम यहाँ विलासिता के लिए नहीं बैठे हैं। अगली परियोजना। अपमान का कड़वा घूंट पीकर लियांग वेई अपनी कुर्सी पर बैठ गया। ये पहली बार नहीं था जब सू रुलान ने उसके विचारों को इस तरह से खारिज किया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी समस्या क्या है। क्या ये उसका अहंकार था, या उसके जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आए लोगों के प्रति उसकी अवमानना? श्री सू जियानमिन, एक अनुभवी और दूरदर्शी उद्यमी, अपनी बेटी की इस कठोरता को चुपचाप देख रहे थे। वे लियांग वेई की प्रतिभा और उसके समर्पण को पहचानते थे। उन्हें ये भी पता था कि उनकी बेटी सू रुलान बाहर से जितनी कठोर दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली और असुरक्षित है। अपने पति की असामयिक मृत्यु के बाद श्री सू ने रुलान को अकेले ही पाला था। उसे हर सुविधा दी थी, लेकिन शायद कहीं न कहीं वे उसे वह भावनात्मक सुरक्षा नहीं दे पाए थे जिसकी उसे आवश्यकता थी। हाल ही में रुलान का एक रिश्ता भी बुरी तरह टूटा था, जब उसके मंगेतर काई चेन ने उसे धोखा दिया था, जिससे वो और भी अधिक शक्की और कठोर हो गई थी। कुछ दिनों बाद श्री सू ने लियांग वेई को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। कार्यालय विशाल और भव्य था, शंघाई के स्काईलाइन का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता हुआ। लियांग, श्री सू ने गर्मजोशी से कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और प्रतिभा का कायल हूँ। तुमने जो एआर इंटीग्रेशन का प्रस्ताव दिया था, मैंने उस पर गहराई से विचार किया है। उसमें दम है। लियांग वेई हैरान था, लेकिन मैडम सू, रुलान अभी युवा है। श्री सू मुस्कुराए, उसे अनुभव की आवश्यकता है। खैर, मैं तुमसे एक और अधिक व्यक्तिगत विषय पर बात करना चाहता था। उन्होंने एक क्षण के लिए विराम लिया, फिर सीधे लियांग वेई की आंखों में देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम रुलान से शादी कर लो।
लियांग वेई के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सर, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ यह अप्रत्याशित है, श्री सू ने गंभीरता से कहा, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है। रोलान को एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो स्थिर, समझदार और महत्वाकांक्षी हो। तुम में वे सभी गुण हैं, और सच कहूँ तो मुझे अपनी कंपनी के भविष्य के लिए भी तुम पर भरोसा है। उन्होंने एक फाइल लियांग वेई की ओर बढ़ाई। यह एक प्रस्ताव है शादी का, और साथ ही कंपनी के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स विभाग के प्रमुख का पद। फैसला तुम्हारा है। लियांग वेई स्तब्ध रह गया। यह एक सुनहरा अवसर था, उसके सभी सपने एक झटके में पूरे हो सकते थे। लेकिन सू रुलान, वो लड़की जो उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी, क्या यह एक सौदा था? उसका करियर उसकी स्वतंत्रता के बदले? उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका स्वाभिमान था, दूसरी तरफ उसकी महत्वाकांक्षा। बीजिंग में उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन लियू जो अभी पढ़ रही थी, उन सब के प्रति उसकी जिम्मेदारियां थीं। उसी समय श्री सू अपनी बेटी रुलान से बात कर रहे थे। पिताजी, आप जानते हैं कि मैं काई चेन के धोखे के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, रुलान ने गुस्से से कहा। काई चेन एक गलती थी बेटी, श्री सू ने शांति से कहा। लियांग वेई एक अच्छा लड़का है। वो तुम्हें समझेगा, तुम्हें सहारा देगा, और मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए मैं तुम्हें एक सुरक्षित भविष्य में देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत का वास्ता दिया, एक भावनात्मक चाल जो रुलान को कमजोर कर गई। भारी मन से और अपने अपने कारणों से लियांग वेई और सू रुलान दोनों इस असामान्य विवाह के लिए सहमत हो गए। शादी शंघाई के सबसे महंगे होटलों में से एक में हुई, भव्य, शानदार, लेकिन भावनाओं से रहित। लियांग वेई के साधारण माता पिता और बहन लियू इस चकाचौंध में खोए हुए से लग रहे थे। रुलान एक बेशकीमती हीरे की तरह सजी हुई, किसी मूर्ति की तरह अविचलित और ठंडी थी। शादी की पहली रात जब लियांग वेई अपने और रुलान के लिए सजाए गए आलीशान सुइट में दाखिल हुआ, तो उसने रुलान को बालकनी में खड़ा पाया, जो रात के शहर को घूर रही थी। रुलान, उसने धीरे से पुकारा। वह मुड़ी, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। मिस्टर लियांग, उसने जानबूझकर औपचारिक लहजे में कहा, ये शादी मेरे पिताजी की जिद थी, मेरी पसंद नहीं। मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। तुम मेरे लिए सिर्फ एक व्यवस्था हो और कुछ नहीं। उसने स्पष्ट कर दिया था कि उनके बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा। उस रात लियांग वेई को सोफे पर सोना पड़ा। अगले कुछ महीने लियांग वेई के लिए भावनात्मक रूप से नरक समान थे। दफ्तर में वह स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स का प्रमुख था, एक महत्वपूर्ण पद, लेकिन घर पर वो एक अवांछित पति था। रुलान उससे मुश्किल से ही बात करती थी, और जब करती थी तो उसकी बातों में केवल उपेक्षा और व्यंग्य होता था। वो उसे जानबूझकर अपने दोस्तों के सामने नीचा दिखाती, उसे याद दिलाती कि वो उसकी और उसके पिता की बदौलत ही इस मुकाम पर है। लियांग वेई अपना सारा ध्यान काम में लगाने की कोशिश करता, लेकिन अपमान का ये घूंट उसके गले में अटकता रहता। उसकी बहन लियू, जो कभी कभी उससे फोन पर बात करती, उसकी आवाज में छिपी पीड़ा को महसूस कर लेती थी, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं कहता था। श्री सू जियानमिन का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। एक शाम उन्होंने लियांग वेई को अपने पास बुलाया। बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे पता है रुलान तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। वो जिद्दी है, और काई चेन के धोखे ने उसे और भी कठोर बना दिया है। लेकिन मेरा विश्वास करो, केवल तुम ही उसे संभाल सकते हो। उसे प्यार दो, समय दो, वो बदल जाएगी। कुछ दिनों बाद श्री सू जियानमिन का देहांत हो गया। अपने ससुर की मृत्यु के बाद लियांग वेई पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। रुलान अपने पिता के जाने के गम में और भी अकेली और चिड़चिड़ी हो गई थी। वो लियांग वेई को अपनी परेशानियों का कारण मानने लगी थी। लियांग वेई ने धैर्य बनाए रखने की बहुत कोशिश की,
श्री सू के अंतिम शब्दों को याद करते हुए उसने रुलान को समझने और सहारा देने का प्रयास किया, लेकिन रुलान की कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कंपनी की वार्षिक सफलता पार्टी की रात थी। लियांग वेई के नेतृत्व में स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स विभाग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और उसे विशेष रूप से सम्मानित किया जाना था। वो थोड़ा आशान्वित था। शायद आज रुलान उसके प्रति थोड़ी नर्म पड़े। लेकिन पार्टी में जब लियांग वेई मंच पर अपना पुरस्कार लेने गया तो रुलान ने, जो अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ खड़ी थी, जोर से एक टिप्पणी की, कुछ लोग कितनी जल्दी दूसरों की मेहनत पर अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर लेते हैं, है न? उसकी सहेलियां हंस पड़ी। लियांग वेई का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। घर लौटते समय कार में एक भयावह चुप्पी छाई रही। जैसे ही वे अपने आलीशान पेंट हाउस के लिविंग रूम में पहुँचे, रुलान ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया। सोच रहे होगे कि पिताजी के जाने के बाद तुम इस घर और कंपनी के मालिक बन जाओगे। अपनी औकात मत भूलो लियांग वेई। तुम हमेशा एक बाहरी व्यक्ति ही रहोगे, एक गोल्ड डिगर जिसने मेरे बीमार पिता का फायदा उठाया। उसने पास रखा हुआ एक महंगा फूलदान गुस्से में जमीन पर पटक दिया। मैं तुम्हें अपने जीवन से, अपनी कंपनी से, हर जगह से निकाल फेंकूंगी। लियांग वेई के कानों में रुलान के शब्द गूंज रहे थे। गोल्ड डिगर, बाहरी व्यक्ति, औकात। महीनों का दबा हुआ अपमान, निराशा, गुस्सा और श्री सू के प्रति उसकी वफादारी का ये सिला, उसके अंदर कुछ टूट गया। उसका संयम, उसका धैर्य, सब कुछ एक पल में बिखर गया। उसने रुलान का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक जंगलीपन था जिसे रुलान ने पहले कभी नहीं देखा था। बस, बहुत हो गया रुलान। उसकी आवाज किसी घायल जानवर की तरह गुर्रा रही थी। मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब और नहीं। उसने रुलान को खींचकर बेडरूम में धकेल दिया। रुलान चीख रही थी, विरोध कर रही थी, लेकिन लियांग वेई के अंदर का विवेक जैसे मर चुका था। उस रात उसने रुलान के साथ वो किया जो किसी भी सभ्य समाज में एक अक्षम्य अपराध माना जाता है। उसने अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जाकर बलपूर्वक उसके शरीर पर अपना अधिकार जमाया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो कमरे में केवल रुलान की दबी हुई सिसकियां और लियांग वेई की भारी, अपराध बोध से भरी सांसें रह गईं। जैसे ही लियांग वेई के दिमाग पर चढ़ा जुनून का पर्दा हटा, उसे अपने कृत्य की भयावहता का एहसास हुआ। उसने क्या कर दिया था? वो अपने ही घुटनों पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था। रुलान, मुझे माफ कर दो। उसके शब्द गले में ही अटक गए। रुलान बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी निगाहों में अब केवल घृणा और भय था। लियांग वेई ने खुद को इतना घृणित और शक्तिहीन पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो धीरे से कमरे से बाहर निकल गया, अपने ही घर में एक अजनबी की तरह। अगले कुछ सप्ताह एक भयावह, असहनीय चुप्पी में बीते। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दो अजनबियों की तरह, जिनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। लियांग वेई अपराधबोध के बोझ तले दबा हुआ था। उसने कई बार रुलान से बात करने की कोशिश की, माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रुलान उसे देखना भी नहीं चाहती थी। वो या तो अपने कमरे में बंद रहती या काम में खुद को व्यस्त रखती। लियांग वेई ने कंपनी जाना लगभग छोड़ दिया था। वो घर से ही कुछ जरूरी काम निपटा लेता। उसका बनाया हुआ करियर, उसके सपने, सब कुछ उस एक रात की गलती ने छीन लिया था। एक सुबह जब लियांग वेई अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था, उसे रुलान के कमरे से उल्टी करने की आवाज आई। वो चिंतित होकर दरवाजे तक गया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसने रुलान को चुपके से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक में जाते देखा। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। और फिर एक शाम, जब वो अन्य ढंग से लिविंग रूम में बैठा था, रुलान उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। मैं गर्भवती हूँ, उसने सपाट आवाज में कहा,
उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। लियांग वेई के लिए ये खबर एक और आघात थी। एक बच्चा, उस रात का परिणाम। क्या यह उनके टूटे हुए रिश्ते को और भी जटिल बना देगा, या ये किसी तरह के संवाद का माध्यम बनेगा? वो समझ नहीं पा रहा था। रुलान, हम नहीं है। लियांग वेई, रुलान ने उसे कठोरता से कहा। यह मेरा बच्चा है और मैं तय करूंगी कि इसका भविष्य क्या होगा। उसने रिपोर्ट मेज पर फेंक दी और अपने कमरे में चली गई। गर्भावस्था के महीने रुलान के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से कठिन थे। लियांग वेई अपराधबोध और एक अजीब सी जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर चुपचाप उसकी देखभाल करने की कोशिश करता। वो उसके लिए पौष्टिक खाना बनवाकर उसके कमरे के बाहर रख देता, उसकी दवाइयों का ध्यान रखता, उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ड्राइवर को समय पर भेजता। वो खुद कभी उसके सामने नहीं जाता था। डरता था कि उसकी उपस्थिति रुलान को और परेशान न कर दे। रुलान ने उसकी इन खामोश कोशिशों को नोटिस किया, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। उसके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ लियांग वेई के प्रति घृणा और भय था, दूसरी तरफ उसके अजन्मे बच्चे के प्रति ममत्व और शायद कहीं बहुत गहरे लियांग वेई के उस रूप के प्रति एक धुंधली सी याद जो कभी धैर्यवान और समझदार हुआ करता था। उसने अपनी बहन जैसी दोस्त लियू, जो अब शंघाई में ही एक दूसरी कंपनी में काम कर रही थी और कभी कभी रुलान से मिलने आ जाती थी, से अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश की। लियू, जो लियांग वेई के व्यवहार से अनजान थी, केवल रुलान को सहारा दे सकती थी। एक रात गर्भावस्था के अंतिम महीनों में रुलान को अचानक तेज दर्द उठा। लियांग वेई घबरा गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और रुलान को अस्पताल पहुंचाया। लेबर रूम के बाहर बिताए वे कुछ घंटे लियांग वेई के लिए सदियों जैसे थे। वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था और रुलान की सलामती के लिए भी। कुछ घंटों बाद एक नर्स बाहर आई। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लियांग वेई के मन में भावनाओं का एक अजीब सा सैलाब उमड़ पड़ा, खुशी, राहत और एक गहरा अपराधबोध। जब उसे रुलान से मिलने की इजाजत मिली तो उसने देखा कि रुलान थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई तरह की कोमलता थी जब वो अपनी नन्ही सी बेटी को देख रही थी। वाह, वो बहुत सुंदर है, लियांग वेई ने झिझकते हुए कहा। रुलान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ। कुछ देर की खामोशी के बाद रुलान ने धीरे से कहा, लियांग वेई, उस रात जो हुआ, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। उसकी आवाज में अब भी दर्द था, लेकिन इस बच्ची के लिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा। यह माफी नहीं थी, नहीं, यह मेल मिलाप था, लेकिन ये संवाद की एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसकी लियांग वेई ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद उनकी बेटी, जिसे उन्होंने मेई अर्थ सुंदर नाम दिया, उनके जीवन का केंद्र बन गई। लियांग वेई और रुलान ने मेई की देखभाल में एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। शुरू में बहुत झिझक और औपचारिकता के साथ, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की कुछ बर्फ पिघलने लगी। वे अब भी अलग कमरों में सोते थे, लेकिन कभी कभी मेई के बारे में बात करते हुए वे एक दूसरे की आंखों में देख लेते थे। लियांग वेई ने रुलान के कहने पर एक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता से मिलना शुरू कर दिया था, अपने गुस्से और अपराधबोध से निपटने के लिए। कुछ समय बाद रुलान भी एक अलग परामर्शदाता के पास जाने लगी, अपने आघात और अपनी भावनाओं को समझने के लिए। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। एक शाम जब मेई लगभग 6 महीने की हो गई थी, लियांग वेई ने हिम्मत करके रुलान से कहा, रुलान, मैं जानता हूँ कि मेरी माफी तुम्हारे दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं हर दिन उस रात के लिए पछताता हूँ। अगर तुम मुझे एक मौका दो, न केवल मेई के पिता के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। रुलान ने कुछ देर तक उसे देखा। उसकी आंखों में अब घृणा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी और विचारशीलता थी। मौके आसानी से नहीं मिलते, लियांग वेई, उसने धीरे से कहा।
और विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेई को अपने पिता का प्यार पाने का हक है और शायद हम दोनों को एक नई शुरुआत करने का हक है, लेकिन पुरानी शर्तों पर नहीं। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके रिश्ते में वो सहजता और विश्वास शायद कभी पूरी तरह वापस न आ पाए जो एक सामान्य विवाह में होता है। लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ संवाद करना, एक दूसरे को समझना और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे का सम्मान करना सीख लिया था। मेई उनके बीच एक नाजुक सेतु बन गई थी, जो उन्हें अतीत के अंधेरे से भविष्य की एक अनिश्चित लेकिन आशान्वित सुबह की ओर ले जा रही थी। शंघाई की जगमगाती रोशनी के नीचे उनका टूटा हुआ रिश्ता धीरे धीरे एक नया आकार ले रहा था, एक ऐसा आकार जो दर्द से जन्मा था, लेकिन जिसमें समझ, क्षमा और एक नए प्रकार के प्रेम की संभावना छिपी हुई थी। यह एक आदर्श अंत नहीं था, लेकिन यह एक यथार्थवादी शुरुआत थी।